हेलो क्लास गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो में देखा था इसका ग्लोबुलिन्स हो गया था हमारा जो प्लाज्मा प्रोटीन्स पढ़ रहे थे। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स में क्या हो ये हम पढ़ रहे थे। इसमें एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा ओवरऑल में। तो प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड का लिक्विड मीडियम है जो टोटल ब्लड को लगभग 55% हिस्सा बनाता है। इसका सबसे बड़ा कंपोनेंट्स वाटर्स में 90 से 92% होता है, जो न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं और ब्लड वॉल्यूम और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। प्लाज्मा क्या होता है? प्रोटीन से 7 से 8%, स्पेशली एल्बुमिन और ग्लोबुलिन ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में, फ्लूइड बैलेंस रेगुलेट करने और इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने और बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने में क्या करते हैं? ये एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। इसीलिए प्लाज्मा को ब्लड का ट्रांसपोर्ट मीडियम ऑफ हीमोस्टैटिस या मेंटेनिंग कंपोनेंट्स माना जाता है। ठीक है, तो अब हम इसमें जो बात करने जा रहे थे, फाइब्रिनोजन क्या होता है हमारा? फाइब्रिनोजन, इसका मतलब क्या होता है? तो फाइब्रिनोजन एक सोलुबल प्लाज्मा प्रोटीन है जो मेनली लीवर में सिंथेसाइज होता है। ये प्लाज्मा प्रोटीन्स का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और ब्लड क्लॉटिंग कोगुलेशंस प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, नॉर्मली फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में डिज़ोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो बॉडी में कई इंजुरी या ब्लड वेसल्स डैमेज होते हैं। ठीक है, तब क्या कहते हैं? फाइब्रिनोजन एक्टिव होकर फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाते हैं और फाइब्रिन एक स्ट्रॉन्ग मेश नेटवर्क बनाता है जो ब्लड क्लॉट को स्टेबल बनाता है और ब्लीडिंग को रोकता है। अगर बॉडी में फाइब्रिनोजन की डिफिशियंसी हो जाए तो ब्लड क्लॉट प्रॉपरली नहीं बन पाता है और प्रोटीन्स में एक्सेसिव ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। क्या होता है कि पेशेंट में हमारे एक्सेसिव ब्लीडिंग का रिस्क क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसीलिए फाइब्रिनोजन को क्लॉटिंग प्रोटीन भी कहा जाता है। फंक्शन ऑफ फाइब्रिनोजन की बात करें तो इसमें क्या है? एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो जो होता है फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस का मेन प्रोटीन है जो इंजरी होने के बाद क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिव होते हैं और फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? कनेक्टेड इनटू फाइब्रिन ड्यूरिंग द कोगुलेशंस। ठीक है, क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग के टाइम्स एंजाइम थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करते हैं। फाइब्रिन क्या होते हैं? फाइबर्स के स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाते हैं जो प्लेटलेट्स और ब्लड सेल्स को ट्रैप करके क्लॉट बनता है। प्रिवेंट द एक्सेसिव ब्लीडिंग्स क्या होता है? फाइब्रिन क्लॉट डैमेज ब्लड वेसल्स को क्या करता है? सील करता है और एक्सेसिव ब्लड लॉस को रोकता है। अगर क्लॉट ना बने तो पेशेंट में सीवियर हीमोरेजिया हो सकता है। प्रोमोट द वुंड हीलिंग, तो ब्लड क्लॉट सिर्फ ब्लीडिंग ही नहीं रोकता बल्कि डैमेज टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है और हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसी में इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं हमारी बॉडी में या फिर ब्लड में? ये क्या होता है? मेनली इलेक्ट्रोलाइट्स हॉट होते हैं जो बॉडी फ्लूइड में आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट चेंज प्रैक्टिकली बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर्स के साथ डिज़ोल्व होते हैं और नर्व फंक्शंस, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन,
हार्ट फंक्शन और एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करता है। अगर जो हम इम्पोर्टेंस की बात करें इसके, तो ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, क्लोराइड, बायोकार्बोनेट और फास्फेट, हर इलेक्ट्रोलाइट का बॉडी में अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है और इनका नॉर्मल लेवल मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी होता है। फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो हम इसमें मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी के सेल और ब्लड के बीच वाटर बैलेंस मेंटेन करते हैं। ये इंश्योर करता है कि सेल्स ना तो एक्सेसिवली स्वेल करना और ना ही श्रिंक होना। ठीक है। मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस, तो बाइकार्बोनेट और फास्फेट बफर सिस्टम्स ब्लड का नॉर्मल पीएच 7.35 से 7.45 में मेंटेन करते हैं। ये एसिडोसिस और एल्कलोसिस को प्रिवेंट करता है। रेगुलेट द नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशंस, क्या होता है कि नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशंस मीन्स सोडियम और पोटेशियम नर्व सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट और कंट्रोल करता है। इसके बिना नर्व सिस्टम्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता। कंट्रोल मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस, तो कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम स्केलेटल मसल्स, स्मूथ और मसल्स और कार्डियक मसल्स के कोऑर्डिनेशंस और रिलैक्सेशंस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेंटेन द नॉर्मल कार्डियक फंक्शंस, तो हार्ट की नॉर्मल हार्ट बीट और रिद्म मेंटेन करने के लिए सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम का प्रॉपर बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसका इम्बैलेंस एरिथमिया, एबनॉर्मल हार्ट बीट का कॉज बन सकता है। अब बात करेंगे हम न्यूट्रिशंस की। न्यूट्रिशंस में क्या होता है कि न्यूट्रिशन वो एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं जो फूड के डाइजेशन के बाद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब होकर प्लाज्मा के थ्रू ब्लड के डिफरेंट टिश्यू और सेल तक ट्रांसपोर्ट्स होते हैं। प्लाज्मा इन न्यूट्रिशंस को हर सेल तक पहुंचाता है ताकि सेल एनर्जी प्रोड्यूस कर सके और अपने नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सके। मेजर न्यूट्रिशंस और प्लाज्मा इन प्रेजेंस इन प्लाज्मा, जैसे कि हमारे कौन कौन से हैं, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल्स, विटामिन, मिनरल्स। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके फंक्शन ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये क्या है, मेजर न्यूट्रिशन हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो सप्लाई द एनर्जी, तो ग्लूकोज बॉडी का प्राइमरी एनर्जी सोर्स है जो सेल ग्लूकोज को यूज़ करके एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जो सभी बॉडी फंक्शंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। प्रमोट द ग्रोथ, क्या करते हैं, ये अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने के लिए यूज़ होते हैं। ये बच्चों को और एल्डोसियंस में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल्स होते हैं। रिपेयर द डैमेज टिश्यू, तो प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स डैमेज टिश्यू की रिपेयर और वुंड हीलिंग में हेल्प करते हैं। सपोर्ट्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, क्या होते हैं, विटामिन और मिनरल्स एंजाइम के कोफैक्टर्स के रूप में काम करते हैं और डाइजेशन, रिस्पायरेशंस और हार्मोन्स सिंथेसिस और इम्यूनिटी जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को सपोर्ट करता है। अब हम बात करेंगे इसमें हार्मोन्स की। तो हार्मोन्स हमारे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये प्लाज्मा के थ्रू बॉडी के डिफरेंट टारगेट ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट्स होते हैं और उनकी फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है।
जैसे कि हार्मोन्स बहुत सिमिलर स्मॉल क्वांटिटी में भी बॉडी के फंक्शन पर पावरफुल इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा इंसुलिन हो गया, थायरॉक्सिन्स हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, या ग्रोथ हार्मोन्स हो गया, या एड्रेनलिन, एपीएफ्रेडिन। ठीक है, ये क्या है, हमारे सारे हार्मोन्स हैं। अब क्या बात करेंगे इसके फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स का। तो हार्मोन्स का काम क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे। तो पहला हमारा है कोऑर्डिनेट बॉडी फंक्शंस। तो हार्मोन्स डिफरेंट ऑर्गन के बीच कम्युनिकेट इस्टेब्लिश करते हैं और बॉडी के डिफरेंट सिस्टम को कोऑर्डिनेट करता है। रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म। तो इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करते हैं, जबकि थायरॉक्सिन्स बॉडी के मेटाबॉलिक रेट रेगुलेट करता है। कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ हार्मोन्स और थायराइड हार्मोन्स बोन, मसल्स और बॉडी टिश्यू के नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर क्या है, मेंटेन द होमियोस्टैटिस। तो हार्मोन्स बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट सबसे स्टेबल करते हैं। ये ब्लड ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर्स, वाटर बैलेंस या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और स्ट्रेस रिस्पॉन्स को रेगुलेट करते हैं, जैसे हीमेटोस्टैटिस मेंटेन रहता है। ठीक है, तो क्या होता है, हमने फाइब्रिनोजन से पढ़ा और इलेक्ट्रोलाइट्स न्यूट्रिशन भी पढ़ी। ठीक है, तो इसमें हार्मोन्स और प्लाज्मा के इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होता है, जो ये हमारी बॉडी के नॉर्मलिंग फंक्शनिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। फाइब्रिनोजेंस ब्लड क्लॉटिंग, वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर बैलेंस, नर्व कंडेंसेशंस या मसल्स कंट्रैक्शंस और हीट फंक्शन को रेगुलेट करता है। न्यूट्रिशंस बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। ग्रोथ और टिश्यू रिपेयर सपोर्ट करती है, जबकि हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होकर मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट और हीमेटोस्टैटिस को कंट्रोल करते हैं। इन सभी कंपोनेंट्स के कोऑर्डिनेटेड एक्शन से ब्लड एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट मीडियम के रूप में काम करती हैं और बॉडी को हेल्थी और पुअरली फंक्शनिंग बनाए रखती हैं। अब हम बात करेंगे डिज़ोल्व्ड गैसेस। इसमें क्या होता है, डिज़ोल्व गैसेस मतलब कि हमारे प्लाज्मा में कुछ गैसेस भी डिज़ोल्व फॉर्म में प्रेजेंस होती हैं, जिन्हें डिज़ोल्व गैसेस कहा जाता है। ये गैसेस ब्लड के थ्रू कंटिन्यूसली बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन के बीच ट्रांसपोर्ट होती रहती हैं। प्लाज्मा में गैसेस डायरेक्टली डिज़ोल्व होकर या ब्लड सेल्स के साथ ट्रैवल करती हैं। इस डिज़ोल्व गैसेस की वजह से बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वेस्ट गैसेस बॉडी को क्या करते हैं, रिमूव हो पाती हैं। अगर जो मेजर डिज़ोल्व गैसेस की बात करें तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिशंस, ये क्या करती हैं, हमारे जो हैं गैसेस को डिज़ोल्व करती हैं। इसके काम क्या होते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू टिश्यू। तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लंग्स में इनहेल होने के बाद ब्लड में इंटर करती है। इसका अधिकतर हिस्सा हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है, जबकि थोड़ी क्वांटिटी प्लाज्मा में डिज़ोल्व रहती है। ब्लड ऑक्सीजन्स को बॉडी के हर टिश्यू और सेल तक पहुंचाता है, जहां सेल इमरजेंसी
एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि कैरी द कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स। तो लंग्स मेटाबॉलिज्म के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। ये CO2 ब्लड के थ्रू लंग्स तक ट्रांसपोर्ट्स होते हैं और लंग्स में पहुंचकर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशंस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, सपोर्ट्स द सेलुलर रिस्पायरेशंस। क्या होते हैं? ऑक्सीजन सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज के साथ रिएक्ट कर ATP एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इस प्रोसेस को सेलुलर ट्रांसपोर्टेशंस कहते हैं। अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाए तो सेल प्रॉपर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? डिज़ोल्व गैसेस नॉर्मली रिस्पायरेशन में, मेटाबॉलिज्म में और एसिड बेस बैलेंस में मेंटेन करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब बात करेंगे वेस्ट प्रोडक्ट मीन्स कि जो भी जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारे प्लाज्मा में, प्रोटीन में, न्यूट्रिशंस में, वो कैसे बॉडी से हमारे रिमूव आउट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट वो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म के दौरान बनते हैं और प्लाज्मा इन वेस्ट प्रोडक्ट को उन ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट करता है जो इन्हें बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। मेजर वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिन हो गया, बिलिरुबिन हो गया, अमोनिया हो गया। तो ये क्या है? ये हमारे कुछ मेजर वेस्ट प्रोडक्ट हैं। इसका काम क्या होगा कि ये ट्रांसपोर्ट द मेटाबॉलिक वेस्ट। तो प्लाज्मा मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को किडनी, लीवर या लंग्स और स्किन तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो यूरिया और क्रिएटिन किडनी तक ले जाते हैं और यूरिन के थ्रू एलिमिनेट हो जाते हैं। यूरिक एसिड भी हमारी किडनी के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। और बिलिरुबिन क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? लीवर तक ट्रांसपोर्ट होकर और बाइल के थ्रू इंटेस्टाइन में सिक्रीट होता है। ठीक है, अमोनिया लीवर में कन्वर्ट होकर यूरिया बन जाता है और फिर किडनी के थ्रू एलिमिनेट हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू एक्सहेल होता है, जबकि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट स्वेट के थ्रू क्या होते हैं? स्किन से भी निकल जाते हैं। अगर हमारे वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएं तो टॉक्सिक डेवलप हो सकता है, मतलब जम जाएं। ठीक है, और ऑर्गन क्या हो सकते हैं? हमारे डैमेज हो सकते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे फॉर्मेट एलिमेंट्स। तो फॉर्मेट एलिमेंट्स क्या होता है? ये भी हमारे ब्लड का ही सेलुलर सॉइल्ड प्रोटीन होते हैं जो टोटल ब्लड वॉल्यूम के अप्रॉक्सीमेटली 47% हिस्सा बनते हैं। ये क्या करते हैं? सेल मेनली रेड बोन मैरो में हिमेटोपोइसिस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। फॉर्मेट एलिमेंट्स 3 मेजर कंपोनेंट्स से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, देखो रेड ब्लड सेल्स जैसे कि हमारी आरबीसी एरिथ्रोसाइटिस्ट बोलते हैं, WBC को हम ल्यूकोसाइटिस्ट बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल को, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइटिस्ट बोलते हैं। हर फॉन्ड एलिमेंट का बॉडी में अलग और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होता है। ये आरबीसी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती हैं और WBC इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं और प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। रेड ब्लड सेल्स की बात करें जिसको हम एरिथ्रोसाइटिस्ट आरबीसीज बोलते हैं, ये क्या होता है कि ये हमारी रेड ब्लड सेल्स
जिन्हें हम एरिथ्रोसाइटिस्ट भी कहा जाता है, ये ब्लड के सबसे ज़्यादा मतलब मोस्ट अबेंडेड सेल होती हैं। इनका मेन फंक्शन लंग्स से ऑक्सीजन को बॉडी के टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करना और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स तक लाना होता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का आयरन कंटेनिंग प्रोटीन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन्स ही ब्लड के रेड कलर्स देते हैं और ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, आरबीसीज रेड बोन मैरो में बनते हैं और हमारे हार्मोन्स एरिथ्रोप्रोटीन्स जिसको हम ईपीओ इनकी प्रोटेक्शन को रेगुलेट करता है और मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता, इसीलिए इनके अंदर हीमोग्लोबिन के लिए ज़्यादा स्पेस होता है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट डिफिशिएंसी बढ़ जाती है। एक नॉर्मल आरबीसी लाइफ स्पैन अप्रॉक्सीमेटली 120 डे होता है। पुराने आरबीसी स्पेस और लीवर में डिस्ट्रॉय होकर होते हैं और बोन मैरो कंटिन्यूसली नए आरबीसीज बनाते हैं, है ना। फिर हम बात करेंगे इसमें इसका क्या काम होता है, फंक्शंस क्या होते हैं। ये देखो डायग्राम लगा हुआ है। आरबीसीज रेड ब्लड सेल कैरी द ऑक्सीजन को कैरी कर रहे हैं, कैपिलरी हो गई और रेड ब्लड सेल विथ इन ऑन ऑक्सीजन, ठीक, इन वेंस। ये सारी चीज़ें इसमें डायग्राम पे भी मेंशन हुई हैं। ठीक है, अगर जो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन्स फंक्शंस में हमारा क्या होगा, ये ट्रांसपोर्ट करते ऑक्सीजन में। आरबीसीज का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस लंग्स से ऑक्सीजन लेकर बॉडी के हर टिश्यू और ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देते हैं और टिश्यू तक ऑक्सीजन डिज़ोल्व हो जाती है। ट्रांसपोर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो सेल मेटाबॉलिज्म के बाद कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, सेल मेटाबॉलिज्म के बाद हमारी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं और आरबीसी और प्लाज्मा इन कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक ले जाती हैं। ये क्या होती हैं, एक्सहेलन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती हैं। मेंटेन करती है हमारी एसिड बेस को भी। तो हीमोग्लोबिन ब्लड में हाइड्रोजन आयन को बाइंड करके ब्लड का नॉर्मल पीएच 7.35 से 7.45 मेंटेन करने में हेल्प करता है। सपोर्ट द सेलुलर रेस्पिरेशन, तो आरबीसीज ऑक्सीजन सप्लाई करके सेल के एटीपी एनर्जी बनाने के लिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए हमारी आरबीसीज इनडायरेक्टली बॉडी के हर ऑर्गन और फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, अगर हमारी आरबीसीज काउंट या हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है तो एनीमिया डेवलप हो जाती है। इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकान, बहुत ज़्यादा वीकनेस और डाइजनेस, पेल स्किन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में समस्या जैसे सिम्टम्स होते हैं। अगर हमारी आरबीसीज काउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ब्लड हमारा क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, हो सकता है और क्लॉटिंग का रिस्क बढ़ सकता है। इसीलिए क्या होता है, डिज़ोल्व गैसेस और वेस्ट प्रोटेक्ट प्लाज्मा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स माना जाता है जो ऑक्सीजन सप्लाई, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव और मेटाबॉलिज्म वेस्ट को एलिमिनेट करने में एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। फॉर्मेट एलिमिनेशंस ब्लड का सेलुलर पार्ट होता है जिसमें रेड ब्लड सेल्स आरबीसी सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह आरबीसीज हीमोग्लोबिन की हेल्प से ऑक्सीजन को लंग्स के टिश्यू तक और उसके कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये प्रोसेस बॉडी के नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शंस और सीवियर के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की।
इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेड ब्लड सेल को देखें तो क्या होता है, हमारी रेड ब्लड सेल्स जिन्हें हम इरेथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, ये ब्लड के मोस्ट अबंडेंट सेल होते हैं। इनका मेन फंक्शन लंग्स से ऑक्सीजन को बॉडी के टिश्यू तक और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करना होता है। ये आरबीसीज की कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उन्हें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए परफेक्टली अडॉप्ट करती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि पहला पॉइंट हम देखें, सेफ बी कॉनकेव डिस्क। तो आरबीसीज का सबसे जो शेप होता है बी कॉनकेव डिस्क होते हैं। इसमें जो हमारे इसका मतलब होता है दोनों साइड के हल्का सा अंदर की तरफ दबा हुआ कॉनकेव, ठीक है, और सेंटर पतला होता है। इस शेप की वजह से हमारी आरबीसीज का सरफेस जो होता है एरिया ज़्यादा हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज बहुत इफ़िशिएंटली होती हैं। और बी कॉनकेव शेप्स आरबीसीज को फ्लेक्सिबल्स भी बनाते हैं, जिससे ये छोटे ब्लड वेसल्स कैपिलरीज के थ्रू इजीली पास हो सकता है ना। फिर हम बात करेंगे इसके डायामीटर्स की। तो डायामीटर 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है। एक नॉर्मल आरबीसीज का जो डायामीटर देखा जाए अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 माइक्रोमीटर्स होता है। ये साइज कैपिलरीज के डायमीटर्स के ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, इसलिए हमारी आरबीसी ईजिली बॉडी के स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स तक पहुंच जाती हैं और हर टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई कर पाता है। थिकनेस की बात करें तो ये क्या होता है, आरबीसीज की जो थिकनेस होती है एडिबल और अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2 माइक्रोमीटर्स होती है और सेंटर्स क्या होते हैं कंप्लीटली पतला होता है। ये स्ट्रक्चर्स गैस चेंजेस को फास्ट और एफिशिएंट बनाते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन के सेल को सेंटर तक ट्रैवल करने के लिए कम डिस्टेंस कन्वर्ट करने में पड़ता है। ठीक है, और न्यूक्लियस एब्सेंस इन द मैच्योर आरबीसीज। तो हमारे क्या होते हैं, न्यूक्लियस ना होने की वजह से आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन के लिए ज़्यादा स्पेस मिलता है, जिससे हमारी आरबीसी ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी को इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन। ये फ्लेक्सिबिलिटी आरबीसीज को बहुत नैरो कैपिलरीज के थ्रू सीक्वेंस होकर पास होने में हेल्प करती हैं बिना डैमेज हुए। ओके, लाइफ स्पेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इस पीरियड के बाद आरबीसीज ओल्ड हो जाती हैं और इनकी मेम्ब्रेन वीक हो जाती है और पुराने आरबीसीज स्लीप और लिविंग में डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं और बोन मैरो नए आरबीसीज बना देते हैं। फिर हम बात करेंगे साइट ऑफ प्रोडक्शंस की। तो एल्बुमिन में आरबीसीज प्रोडक्शन मेनली स्ट्रेटम रिब या वर्टिब्रल पेल्विक और स्कल्स बोन के रेड बोन मैरो में होती हैं। साइड ऑफ डिस्ट्रक्शंस की बात करें तो स्लीप को ग्रेजुअली ऑफ आरबीसीज भी कहा जाता है, ये क्योंकि ये ब्लड आरबीसीज रिमूव किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कंपोजिशंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।